ने जिन चीजों को डिस्कस किया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, देन डेफिनेशन क्लॉज हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसेंशियल्स पढ़े ब्रॉडली, और उसके एसेंशियल्स में से कुछ हमने अब तक डिस्कस करे हैं, विच इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ये दो चीजें हमने अब तक डिस्कस करी। तो सेक्शन 9 तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, प्रपोजल का, एक्सेप्टेंस का, रेवोकेशन का, इन सबका कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा। सेक्शन 9 तक वी हैव स्टडीड टिल डेट। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 2 यानी सेक्शन 10 से, जो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा भी था कि हम सेक्शन 10 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें बात की है कॉम्पिटेंसी की। कि भाई पहले तो बात की सेक्शन 10 में कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी की। तो अगर मैं बात करूं, जैसे हमने पहले जब इसके एसेंशियल्स देखे थे, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो हो जाएंगे एटलीस्ट टू पार्टीज, समझ रहे हैं कि हाँ बिना दो पार्टी के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। तो ये तो अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जिसे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल के एसेंशियल्स क्या है, प्रपोजल के टाइप्स क्या होते हैं, देन प्रपोजल कैसे किया जाएगा, हाउ टू मेक अ प्रपोजल, वैलिड प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, एक्सेप्टेंस कैसे करते हैं, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एक्सेप्टेंस रिवोक कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने अब तक पढ़ ली। सो वी हैव कंप्लीटेड दीज टू एसेंशियल्स, राइट। अभी तक का हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं सेक्शन 10 पे। देखिए सेक्शन 10 क्या बात कर रहा है, व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो कौन से अग्रीमेंट सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, सेक्शन 10, व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब अग्रीमेंट के साथ, इस सेक्शन से पढ़ के इतना क्लियरली समझ आ रहा है कि अग्रीमेंट के साथ कुछ लगेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ये तो बहुत क्लियरली समझ आ रही है चीज की भाई, क्योंकि कह रहा है कि कौन से अग्रीमेंट्स को हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है। तो कौन से अग्रीमेंट्स को कहेंगे, या तो दो चीजें हो सकती है यहाँ पे, या तो अग्रीमेंट के टाइप की बात की गई है, या फिर कुछ और है जिसकी बात की गई है जिससे मिलके अग्रीमेंट बनेगा। हेडिंग से ये चीज हमें समझ में आ रही है, व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो पॉसिबिलिटीज है, इधर तो अग्रीमेंट के टाइप्स की बात की गई है कि अगर इसमें 1 2 3 4 है तो इनमें से इन टाइप्स के अग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, या अगर इफ इट इज नॉट दैट तो फिर इसमें क्लियरली इट इज टॉकिंग अबाउट सम कंडीशंस जिनको फुलफिलमेंट के बाद हम कहेंगे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। हम अगर सेक्शन देखिए तो कहता है ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहले तो यहाँ पे हो गया ऑल अग्रीमेंट, सारे ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो अगर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो इतने से हमें पता लग गया कि दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी क्राइटेरिया और समथिंग, लाइक एनी टाइप और समथिंग, हाँ इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप के, नहीं, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी categorization, but it is talking about conditions. All agreements are contracts if they are made by the, if they are made by the free consent of parties competent to contract for lawful consideration and with the lawful object, and are not hereby expressly declared to be void, ठीक है। अब इस लाइन से बहुत क्लियर हो गया है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, सॉरी, इन अग्रीमेंट के टाइप को हम कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि क्लियरली स्पेसिफाइज द फर्स्ट वर्ड ओनली ऑल अग्रीमेंट्स, तो ये तो सारे हो गए। अब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय, अगर उन्हें बनाया जाएगा, मतलब क्लियरली यहाँ पे कुछ कंडीशंस की बात की गई है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। ये कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं, इफ दे आर मेड बाय, अब देखिए ये कंडीशंस जो है वो फ्री कंसेंट, ठीक है, कॉम्पिटेंसी पार्टीज लिखा है, कॉम्पिटेंट टू पार्टीज, कॉम्पिटेंसी ऑफ parties, then lawful consideration,
लॉफुल ऑब्जेक्ट यही लिखा हुआ है इसमें। और लास्ट चीज कही है कि भाई ये एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वर्ड, चलिए इसको भी लिखते हैं, नॉट लास्ट फिफ्थ हो गया, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड, ये कंडीशन है, ठीक है। अब मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमें ये पता लग गया कि ये 5 कंडीशंस हमें दे रखे हैं, किसी भी नहीं सारे, और लिखा है सारे अग्रीमेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर वो इन 5 कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। मतलब ये कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। तो इफ यू रिमेंबर द वेरी फर्स्ट लेक्चर दैट आई टुक, उसमें मैंने कहा था कि अग्रीमेंट के साथ जब लीगल एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है तब वो एक देन द अग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। तो अब यहां से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, दिस एंड दिस, तो क्या हम कुछ एक इन्फरेंस निकाल सकते हैं? वो इन्फरेंस ये है कि ये जो कंडीशंस हैं जो सेक्शन 10 में दे रखी हैं, इन्हीं से अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सिबिलिटी आ रही है। ये हमें समझ आ रहा है कि इन्हीं से अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सिबिलिटी आ रही है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। मतलब दीज कंडीशंस इज इक्वल टू लीगल एनफोर्सिबिलिटी। मतलब ये कंडीशंस फुलफिल हुए, अगर ये सारी चीजें फुलफिल हुई तो अग्रीमेंट है वो लीगली एनफोर्सेबल हो गया, और क्योंकि वो लीगली एनफोर्सेबल हो गया मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बहुत सिंपल इक्वेशन है ये। हमने जो एसेंशियल सर्विसेज पढ़े ये दो तो हमने पढ़ लिया, पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमने ये इक्वेशन पढ़ा था कि अग्रीमेंट, इस सेक्शन से हमें ये पता चल रहा है ना कि अग्रीमेंट में कुछ जोड़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। क्या जोड़ेंगे? जब सेक्शन डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, जो ये कंडीशंस, ये 5 कंडीशंस। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करा था कि अग्रीमेंट के साथ जब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आती है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसका मतलब अगर दोनों इक्वेशंस को मिला के देखें तो हमें समझ आता है कि कंडीशंस जो हैं उन्हीं को हम लीगल एनफोर्सिबिलिटी कह रहे हैं, उन्हीं से लीगल एनफोर्सिबिलिटी आ रही है। एनफोर्सिबिलिटी मतलब एनफोर्स होना, मतलब कानूनी तौर पे उसे लागू किया जा सकता है। कैसे? मतलब आपके पास जब हक आ जाएगा, द मोमेंट यू हैव द राइट टू सू अदर पार्टी, वो लीगल एनफोर्सिबिलिटी हो गई। ठीक है, ये हुआ, ये हो गए बेसिक सेक्शन 10 के। अब बिफोर वी स्टार्ट दिस सेक्शन इन डिटेल मैं एक और एसेंशियल डिस्कस करना चाहूंगी, इसके बाद हम सेक्शन 10 जो है वो डिस्कस करेंगे। चीज दो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, तीसरा जिसकी मैंने बात करी थी when we discussed the very first day, the essentials, intention। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एसेंशियल है, इंग्रेडिएंट है, इंटेंशन। इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये क्या है भाई? देखिए बहुत सारी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल, दो एग्जांपल लेते हैं। ए इज अ पार्टी एंड बी इज अ पार्टी। ठीक है, दो अलग अलग पार्टीज हैं। नाउ ए सेल्स हिज रेड कार टू बी, ठीक है, फॉर से 3 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने प्रपोजल किया, बी ने एक्सेप्टेंस करी, इसने कंसिडरेशन दिया, इसने पैसे दिए, इसने कार दिया, यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में क्या मतलब है? ये दो अलग डिस्टिंक्ट पार्टीज हैं, इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कहने का ये मतलब है जब कोई इंसान दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो इस इंटेंशन के साथ एंटर करता है, उससे प्रपोजल करता है तो इस इंटेंशन से करता है कि भाई वो एक्सेप्टेंस करेगा, जिससे एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बनेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बनने का क्या मतलब है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि दोनों पार्टीज की यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इनके बीच, जो डीड बना, सेल डीड बनी, जो
उसमें ए और बी दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज लिखूंगी पूरी डिटेल में, पार्टी की डिस्क्रिप्शन, उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज, उनका एक्सटेंट, उनके एक्सटिंक्शन, उनका क्रिएशन, सब कुछ लिखा होता है यहाँ पे। तो इसमें ए और बी की पार्टीज, जो दोनों पार्टीज है उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज लिखूंगी। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, इस इंटेंशन से किया, वो ये सोच के कि अगर बी को जो परफॉर्मेंस करनी है और ए को जो परफॉर्मेंस करनी है, अगर बी ने अपने पार्ट से कुछ गलत किया तो ए उस पर केस करेगा, और ए ने अपने पार्ट से कुछ गलत किया तो उस पर बी केस करेगा। मतलब ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया कि भाई अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट नहीं किया, इफ यू डिड नॉट परफॉर्म योर पार्ट, आपके पार्ट पे जो परफॉर्मेंस थी, यू डिडंट डू दैट, देन आई कैन सू यू। इस इंटेंशन से जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, जब एक दो लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये सोच के आए कि भाई अगर ये परफॉर्मेंस नहीं होती है तो फिर इसके लिए केस किया जा सकता है, तो उसे कहते हैं इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। मतलब आपको पता है कि लीगल रिलेशनशिप में आप कोर्ट में जा सकते हो, आपने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि एक लीगल बाइंडिंगनेस आ जाए, लीगल बाइंडिंगनेस आ जाए ताकि आप उसको कोर्ट में लेके जा सको, लीगल उसमें पावर आ जाए उसमें। तो ये है। अब यही मान लीजिए ए और बी जो है, यहाँ ए जो है वो हस्बैंड है, या ए जो है वो फादर है, चलिए फादर है एंड बी जो है वो सन है। अगर फादर ने सन को वही अपनी कार गिफ्ट कर दी, कार दे दिया उसे, तो क्या इसलिए दे दिया कि भाई उसके बदले में तुम कुछ मेरे लिए करो, नहीं करोगे तो आई सू यू इन द कोर्ट? नहीं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि भाई उनका इंटेंशन था कि तुम ऐसा, मैं ऐसा करूंगा तो तुम ऐसा करो वरना आई सू यू इन द कोर्ट, नहीं। जब इंटेंशन, अगर दो पार्टीज के बीच इंटेंशन है कुछ करने और नहीं करने में, जो भी हो उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी डील है, उसमें अगर ये इंटेंशन है, इफ द पार्टीज डू समथिंग विद द इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप, कि कल को अगर कहीं पे इन्फ्रिंज होता है, द अदर पार्टी डजंट फुलफिल द कंडीशंस, तो फिर उसके लिए केस किया जा सकता है, तो वहां कहेंगे इंटेंशन था। एंड इंटेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जिस्ट। अगर नहीं रहेगा इंटेंशन तो कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जिस्ट इंटेंशन हैज टू बी देयर। ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया फादर एंड सन का, तो वही है कि भाई किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना जरूरी है इंटेंशन का होना जरूरी है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं। ये तो हमने समझना है कि इंटेंशन क्या है। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जिस्ट, इंटेंशन इज इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, इंटेंशन हैज टू बी देयर। ठीक है, ये है। अब इंटेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नो इंटेंशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। जैसे नो इंटेंशन नो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि भाई किसी कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए, वैलिड होने के लिए इंटेंशन होना जरूरी है, होना चाहिए, एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। और कोई इंटेंशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, नो इंटेंशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल, और फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जिस्ट इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, इसका एक्सेप्शन जो हो जाएगा, एक होते हैं ब्लड एंड मैरिज रिलेशन। इसलिए मैंने फादर सन का एग्जाम्पल दिया, हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल दिया, ये सारे ऐसे रिलेशंस जो ब्लड एंड मैरिज से बने हैं। ठीक है, जैसे आपका भाई, फादर, आपकी मदर, जो भी ब्लड के रिलेशंस हैं, वो आपका बेटा, या मैरिज से हस्बैंड वाइफ, उनमें केयर एंड अफेक्शन होती है। लव एंड अफेक्शन, केयर एंड अफेक्शन एंड लव। अब क्योंकि वो लव एंड अफेक्शन से किया जाता है, तो इसलिए वहां पे कोई भी इंटेंशन नहीं है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है वहां पे।
ठीक है, ये हो गया इंटेंशन। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है विच इज बैल्फर वर्सेस बैल्फर। बैल्फर वर्सेस बैल्फर में क्या है, बैल्फर वर्सेस बैल्फर जो है इंटेंशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पुराना केस है। इस केस में क्या हुआ भाई, ये हस्बैंड वाइफ थे दोनों। तो, ये लोग हॉलीडे पे, वहां पे क्या होता है कि द वाइफ सडनली उनकी तबीयत खराब होने लगती है, और हस्बैंड जो है उनका काम हो जाता है तो उनको जाना पड़ता है। अब वाइफ की तबीयत क्योंकि खराब हो जाती है काफी, तो शी हैड टू स्टे एंड हस्बैंड लेफ्ट फॉर हिज वर्क। इन्होंने क्या किया कि भाई अब हस्बैंड जो है, इन्होंने इनको पैसे भेजना और ट्रीटमेंट के लिए ये सारा कुछ भेजना शुरू किया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि भाई जब व्हेन द हस्बैंड स्टॉप गिविंग ऑल ऑफ दिस, द वाइफ स्यूड, भाई केस क्यों नहीं किया, कि भाई आपने मुझे दिया क्यों नहीं, हमारे बीच आपने आपने मुझे दिया क्यों नहीं, व्हाई नीड टू प्रोवाइड ऑल दिस टू मी। तो द केस द कोर्ट हेल्ड कि भाई यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था इनके बीच, द रिलेशन इज आउट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग टू द वाइफ is not a contractual relationship. It's not a contract. It is because of the love between them. So there is no contractual relationship. Husband and wife के बीच में कोई contractual relationship नहीं होती है. Husband and wife, no intention to enter into legal relationship. Hence no contract. तो अगर वो प्रोवाइड करना उन्होंने बंद कर दिया जाके, इन्होंने जैसे कुछ दिन तक तो प्रोवाइड किया, जब ये वापस चले गए उसके बाद for some time he provided money, पर कुछ टाइम बाद इन्होंने बंद कर दिया, तो the court said कि भाई ठीक है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जिसके लिए आप केस कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ है। So this, and then there's another case which is EWT versus Abdul San Muhammad Ali। CWT versus Abdul Hassan Muhammad Ali। इस केस में क्या हुआ है, इस केस में कहा गया in addition to the there's also a तो ये दो केसेस हैं, पहला हो गया बैल्फर वर्सेस बैल्फर में भाई यही हुआ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं है, द हस्बैंड प्रोवाइड समथिंग टू यू, या वाइस वर्सा अगर वाइफ कुछ कर रही है तो इस एक्सपेक्टेशन से नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए। एंड देन दिस अनदर केस CWT वर्सेस अब्दुल हुसैन मोहम्मद अली, जिस केस में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली, क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि इंटेंशन कहीं पे भी हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी प्रोविजन में दे नहीं रखा, explicitly दिया हुआ नहीं है। So the court in this case held in addition to the existence of an agreement and a consideration, कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए अग्रीमेंट और कंसिडरेशन तो है ही है, इनके साथ साथ there's also a third essential element in the formation of contract,
एक थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ये होता है इन द फॉर्म ऑफ इंटेंशन ऑफ पार्टीज। किस तरह से, किस रूप में? इंटेंशन के रूप में। तो मतलब इंटेंशन का होना जरूरी है। अग्रीमेंट और कंसिडरेशन तो है ही है, इनके साथ इंटेंशन का होना भी बहुत जरूरी है, ये कहा गया इस केस में। सो ये दो केसेस हो गए, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया एक थर्ड हमारा एसेंशियल कंप्लीट। हमने अब तक कर लिया था टू पार्टीज, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, और ये हो गया इंटेंशन। तीन चीजें हो गई, तीन एसेंशियल्स डन। अब आते हैं आगे के पेजेस पे। सो सेक्शन 10 हमें क्या बता रहा है? जैसे हमने सेक्शन 10 में देखा कि भाई क्या क्या है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज, कॉम्पिटेंसी, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट, और लास्ट दिया हुआ है कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एक टर्म जो दिया हुआ है, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सारे को हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए आगे फ्री कंसेंट, पहले कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद फिर सारा आगे दिया हुआ है लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन एक चीज जो कहीं नहीं दे रखी है वो ये नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। क्या है भाई, ये क्या चीज है जो कहीं दिया ही नहीं है? ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको हम कहेंगे कि वो वॉइड है, एक्सप्रेसली वॉइड ही होते हैं? ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे? जैसे आप एलियन एनिमीज के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करो। एलियन एनिमी कौन होते हैं? एलियन एनिमी कौन से लोग हैं? एलियन एनिमी वो लोग होते हैं जिनके साथ कंट्री हमारी वॉर में हो। उन लोगों के साथ किसी तरीके का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, उस कॉन्ट्रैक्ट को सीधे वॉइड कहते हैं। उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स डायरेक्टली वॉइड हो जाते हैं। यस। और कौन से होंगे? कन्विक्टेड। अगर मान लीजिए किसी फिनेंशियल ऑफेंस के लिए जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको भी कहेंगे इंसॉल्वेंट। ये सारे लोग, इन सबको भाई कहेंगे इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। वॉइड मतलब वॉइड एब इनिशियो, है ही नहीं, तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है इन द आइज ऑफ लॉ, ये एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 10। अब आते हैं 11 पे। देखिए अब सबसे पहले बात कॉम्पिटेंसी की। 10 में हमने जो देखा जितने एसेंशियल्स उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमने 10 में फ्री कंसेंट और कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज देखा। अब 11 में हमने दिया है कॉम्पिटेंसी के बारे में कि कॉम्पिटेंसी कब कहेंगे, कॉम्पिटेंसी पार्टीज की है, पार्टीज कॉम्पिटेंट है, कब कहा जाएगा। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंसी का मतलब कैपेसिटी। पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या केपेबल भी है कि नहीं, क्या उन जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनने के एसेंशियल्स हैं वैसे ही कॉम्पिटेंसी के भी एसेंशियल्स है, कुछ कंडीशंस हैं, क्या उन कंडीशंस को फुलफिल कर पा रही है पार्टीज? अगर फुलफिल कर पा रही हैं तब तो केपेबल है यानी कॉम्पिटेंट है। अगर नहीं कर पा रही है तो वो इनकेपेबल है या इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो सेक्शन 11 क्या कहता है, कौन कौन कॉम्पिटेंट है? एवरी पर्सन, कोई भी इंसान, हर कोई is competent to contract who is of the age of majority। सबसे पहले majority, majority मतलब above 18, above 18 years। तो सबसे पहले मेजर होना जरूरी है, क्योंकि किसी माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, जिसको हम भी डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज ये, who is major according to the law to which he is subject and who is of sound mind। then sound mind, साउंड माइंड कब है वो देखिए आगे दिया हुआ है, व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, वो आगे पढ़ेंगे। फिर एंड हु इज नॉट disqualified from contracting by any law to which he is subject, not expressly
डिसक्वालिफाइड, जो मैंने अभी बताया, जिससे जिनके लिए ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, वो सारे लोग, जैसे इसमें कन्विक्टेड, इंसॉल्वेंट, ये सारे लोग आ जाएंगे। जो कि डिसक्वालिफाइड हैं कॉन्ट्रैक्ट करने से, उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो कॉम्पिटेंट है ही नहीं। अगर डिसक्वालिफाइड है मतलब लॉ ने पहले ही डिसक्वालीफाई कर रहा है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वैसे लोग कॉम्पिटेंट नहीं है। उनके अलावा कोई भी जो डिसक्वालिफाइड नहीं है, उनके अलावा कोई भी जो कि साउंड माइंड का है, जो कि मेजर है, ठीक है, वो सारे लोग कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सारे लोग जो भी डिस्क्वालिफाइड नहीं है, उनके अलावा वो जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, उनमें से वो सब लोग जो साउंड माइंड है और मेजर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल है, कॉम्पिटेंट। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले एक एक करके इसमें। अब साउंड माइंड देखिए, नॉट एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड तो बता दिया, कन्विक्टेड आ जाएंगे, इसमें इंसॉल्वेंट आ जाएंगे, ये सारे लोग आ जाएंगे। अब बचते हैं मेजर एंड साउंड माइंड। साउंड माइंड आगे दिख रहा है आपको कि एक्सप्लेन है व्हाट इज द साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, से पढ़ेंगे, लेकिन मेजोरिटी जो है वो यहाँ नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं एज ऑफ मेजोरिटी की, एज ऑफ मेजोरिटी की बात करें तो हमें पता है कि 18 ईयर्स है। ठीक है, मतलब कोई भी बिलो 18 है, बिलो 18 है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। वॉइड एब इनिशियो मतलब, वॉइड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल पूरा का पूरा एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अब। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ये तो हो गया भाई कि हमेशा वो एकदम एब्सोल्युटली डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया है उन्हें? तो द लॉ बिलीव्स, ऐसा मान के चलते हैं, लॉ ये मानता है कि भाई पीपल बिलो 18, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनका रैशनल जजमेंट डेवलप हुआ है, वो इतना नहीं है कि वो अपना सही गलत हर कंडीशन में समझ सके। जरूरी नहीं है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर करने जा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंस उन्हीं पे क्या होंगे वो ये बात समझ सके, उसके इफेक्ट्स उन पे या दूसरों पे क्या होंगे। तो क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी है, उसका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो इतने अभी ग्रोथ नहीं हुआ है, इतनी अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं डेवलप की है, इसलिए दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव बीन disqualified from entering into law. Why the contract with them is called void ab initio. ठीक है, रीजन क्या है? रीजन इज नॉट कंप्लीट understanding, not understanding of the consequences of the contract. ठीक है, उन्हें नहीं पता, अभी जरूरी नहीं कि उनकी समझदारी बहुत डेवलप हो गई हो। अब ठीक है, अब कुछ चीजें हैं कि भाई नॉर्मली क्या होता है, एक एक्सेप्शन, ये तो एसेंशियल्स हो गए। ठीक है, भाई क्या होता है, एक प्रिंसिपल आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। जब सबने एविडेंस में पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या है? एस्टॉपल वर्ड कम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा समझा जा सकता है, समझने के लिए, दैट्स हाउ आई लर्नड इट, इट्स अ ट्रिक, इजी टू रिमेंबर। एस्टॉपल मतलब स्टॉप। ठीक है, तो मतलब ये कि डॉक्टर ऑफ एस्टॉपल कहता है कि भाई आपने अगर कुछ कहा है तो आपको अब करना, यू आर बाउंड बाय इट। स्टॉप मतलब क्या? स्टॉप मतलब रुक जाओ, रुक जाओ मतलब बाउंड, आप उससे बंध गए अब। तो मतलब यू हैव सेड समथिंग, देन यू आर बाउंड टू डू दैट। अगर पार्टीज ने कुछ कहा है तो डॉक्टर ऑफ स्टॉपल लगेगा उन्हें वो चीज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स लिखे होते हैं वहां डॉक्टर ऑफ स्टॉपल एप्लीकेबल होता है कि भाई आपने कुछ कहा है तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी, नहीं करोगे अगर तो फिर उसके लिए रेमेडीज हैं ब्रीच की। तो ये हो जाता है, ये हो गया जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्टर ऑफ स्टॉपल। ठीक है, अब बच्चों के अगेंस्ट, माइनर जो है उनके अगेंस्ट डॉक्टर ऑफ स्टॉपल की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है?
जो माइनस है उनके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल कैसे काम करता है, जो मैंने कहा भाई डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल, स्टॉपल कम्स फ्रॉम स्टॉप, वर्ड स्टॉप मींस बाउंड कर देना, ठीक है, कि जो कहा है आपको वो करना पड़ेगा। जनरली डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल का यही मतलब होता है, लेकिन इन केस ऑफ माइनस कंडीशन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाती है, which means कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल जो है that minors are not bound this by this, not applicable for minors। बच्चों के लिए, माइनर्स के लिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ए हु इज अ चाइल्ड ऑफ 12 years, ठीक है, उसने क्या किया कि भाई अपने पापा की कोई प्रॉपर्टी थी, उसको एक्स को बेच दिया, ठीक है, सोल्ड प्रॉपर्टी, पापा को बेच दिया से 50 लाख में, ठीक है। अब एक्स ने इसको पैसे दे दिए 50 लाख गिवन, पैसे तो दे दिए, लेकिन ए ने जो है, अब वो बच्चा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन उसने पेपर्स प्रॉपर्टी के दिए नहीं, बनवाया नहीं, दिए नहीं। अब ए नाउ एक्स गोज टू कोर्ट, एक्स कोर्ट जाता है, बोलता है कि भाई ऐसा है कि ए जो है उन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं उनको 50 लाख रुपए दूंगा, तो वो अपने घर के पेपर्स मुझको देंगे, ठीक है, लेकिन इन्होंने दिए नहीं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल लगेगा एंड आस्क हिम टू प्लीज परफॉर्म हिज पार्ट, व्हिच मींस टू गिव हिम द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ द कोर्ट विल से कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल कैसे लगेगा, दिस ए इज अ चाइल्ड ऑफ 12 years। क्या आपको ये बात पहले से नहीं पता थी, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा तो आपको नहीं पता था कि दिस पर्सन इज अ माइनर, माइनर के अगेंस्ट स्टॉपल तो लगता ही नहीं है, तो आप माइनर को कैसे बाउंड कर दीजिए, minors are not bound by the, not applicable for minors मतलब not bound by the contract। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया है तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हो, वो बाउंड ही नहीं है अपने कॉन्ट्रैक्ट से, उससे नहीं करवाया जा सकता। यही अगर ये मेजर होता है 12 की जगह 21 कर दीजिए तो इस पे स्टॉपल एप्लीकेबल होता, लेकिन क्योंकि दिस पर्सन इज अ माइनर तो इस पे स्टॉपल एप्लीकेबल नहीं होगा, और इसलिए इससे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता, ठीक है, ये एक रूल आता है। अब मान लीजिए कि ये तो इस बच्चे ने इतना सही एज बता दी, अब दिस बच्चा मिस रिप्रेजेंटेड हिज एज, इसने गलत बता दी, झूठ बोल दिया, मान लीजिए इस बच्चे ने झूठ बताया कि 12 नहीं मेरी एज 19 है, ठीक है, मेजोरिटी से सिर्फ एक ज्यादा 19, इसने ये बताई, तो इसने सोचा कि अच्छा ठीक है, जबकि इसने 19 बोला, जबकि एक्चुअली द पर्सन इज ओनली ऑफ 16, 16 क्या है अभी, तो इसने सोचा कि अच्छा ठीक है ये तो मेजर है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बाद में जब इसने पेपर्स नहीं दिए, ये कोर्ट में गया, तो इसे पता चलता है कि ओ माय गॉड ही इज अ माइनर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब इसे पता चलता है कि भाई ये तो माइनर है, इसने झूठ बोला, तो ये कोर्ट में गया, तो कोर्ट में बोलेगी भाई एक्स ने कहा कि ऐसा है कि ए ने मुझसे झूठ बोला था, ए की एज जो है वो माइनर है, लेकिन इन्होंने मेजर बता के किया था, क्योंकि इन्होंने मेजर बता के किया था, तो भाई इन्होंने जब मेजर उसको बताया तो इनका फिर आप परफॉर्म करवाइए, स्टॉपल लगेगा और इन्हें परफॉर्म करवाइए, ask him to give the papers। In this case also say that no matter when the child lied about his age, misrepresented about his age, अगर उसने झूठ बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो भी in that case also doctrine is not applicable against the child, against a minor। अगर उसने झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया है तो भी, even if the child misrepresent his age, even if a minor misrepresents his age and then enters into contract, then too the minor cannot be bound by the stopple, misrepresentation of age। Then too doctrine of stopple not applicable, तब भी नहीं होगा, अगर कोई माइनर झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो भी नहीं एप्लीकेबल होगा डॉक्ट्रिन पे, विच मीन्स इस चीज को देख के हम कह सकते हैं कि माइनर को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी गई है।
एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मतलब किसी भी केस में लायबल नहीं होंगे, वो चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो जानबूझ के करे, चाहे वो गलती से करे, वो झूठ बोले, कुछ भी करे, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी गई है उनको, दे कैन नॉट बी लायबल। एंड द ओनली रीजन, क्या रीजन इसके पीछे, द ओनली रीजन इज कि लॉ ये मान के चलता है कि बिलो 18 आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप नहीं हुई है, अंडरस्टैंडिंग नॉट मच डेवलप, आप अपना सही गलत समझ सको, आपको पता लगे कि जो करने जा रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, सिर्फ इस वजह से उनको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दे रखी है। ठीक है, ये एक डॉक्ट्रिन हुआ। इसका एक केस है, साउथ में लिखा होगा, not to be judgmental against anyone, just saying because the name is very tough. तो देखिए व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस, इस केस में ये कहा कि देयर इज क्लियर स्टैट्यूटरी प्रोविजन, देयर इज क्लियर स्टैट्यूटरी प्रोविजन दैट अ माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर इनकॉम्पिटेंट है, इनकेपेबल है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, एंड दस incapable of incurring any liability and the doctrine of applicable can't override this rule to make him liable, क्योंकि वो incompetent है तो उस पर किसी तरीके की कोई लाइबिलिटी नहीं आती, और कोई लाइबिलिटी नहीं आती है तो सिर्फ इस डॉक्ट्रिन का को अप्लाई करके, इस डॉक्ट्रिन को एप्लीकेबल बना के, इस डॉक्ट्रिन के एक्सरसाइज से माइनर को लाइबल नहीं बनाया जा सकता है, ओवरराइडिंग द जनरल प्रोविजन दैट हैज बीन गिवन अंडर द एक्ट, उस प्रोविजन को ओवरराइड करके इस डॉक्ट्रिन के एप्लीकेबल से माइनर को लाइबल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये इस केस ने कहा। अब आ जाते हैं अगले पे, एक और डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि इसको हम पढ़ेंगे आराम से, एक ब्रीफ में बता देती हूँ, पर इसको हम आराम से पढ़ेंगे जब हम आगे जाएंगे सेक्शन 68 की तरफ, तब वहां पे आता है कॉन्सेप्ट, या तब यहाँ वहां पे इसे डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो रेस्टिट्यूशन का बेसिक मतलब जो है वो होता है रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन मतलब रिस्टोर करना, रिस्टोर करना मतलब कोई चीज जो पहले जिस पोजीशन में थी उसको वापस उस पोजीशन में लेके आना। जैसे मेरे पास अगर 500 रुपए हैं, मैंने किसी को 100 दे दिए तो मेरे पास बचे 400, when this person gives me this 100 rupees back, मेरे पास 500 रुपए हो गए, तो मतलब मेरे आई एम रिस्टोर्ड,
रिस्टोरेशन हो गया, मतलब रेस्टिट्यूशन हो गया, मतलब प्रीवियस कंडीशन में लेके आना, एज इट एग्जिस्टेड बिफोर, जैसा पहले था उस कंडीशन में वापस लेके आना इज रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन। तो ये डॉक्टर ये कहता है, डॉक्टर ऑफ रेस्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई कोई चीज अगर माइनर के पास थी, जैसे मान लीजिए कोई गुड्स थे, कोई प्रॉपर्टी थी जो कि माइनर के पास थी, माइनर की पोजीशन में, ठीक है। अब माइनर ने क्या किया कि भाई माइनर ने उस चीज को बेच दिया, ठीक है, वो जो भी गुड्स थे या प्रॉपर्टी थी, जो भी चीजें थी उसे बेच दिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन ये चीज कह रहा है कि भाई कोई चीज अगर माइनर के पास है तो उसको रिकवर सिर्फ तब तक किया जा सकता है, रिस्टोर सिर्फ तब तक किया जा सकता है जबकि जब तक कि वो चीज उसके पोजेशन में हो, मतलब माइनर के पास जब तक है तब तक ही उससे उस चीज को रिकवर रिस्टोर कराया जा सकता है, उससे बोला जा सकता है वापस देने के लिए। लेकिन द मोमेंट द माइनर सेल्स दिस, अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, चलिए कुछ गोल्ड है, किसी के गोल्ड है, ठीक है, एम इज अ माइनर जिसके पास है, और वो है पी का, एम पी के गोल्ड एम के पास रखे हैं, एम जो कि माइनर है, ठीक है। तो एम पी के पास क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन तब तक, जनरली डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है कि भाई जो है उसको रिस्टोर कर देना, ठीक है। तो पी क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इन केस ऑफ बच्चे, इन केस ऑफ माइनस क्या कहता है कि भाई पी जो है वो एम से गोल्ड तब तक ही रिकवर कर सकता है, सिर्फ तब तक जब तक ये इसके पास है, एम के पास है, ठीक है, आज मेरे पास है तब तक है। द मोमेंट दिस गोल्ड इज सोल्ड बाय एम, बेच दिया इसको, ठीक है, जिस मोमेंट ये बेच देगा अब यहां से इसको रिकवर नहीं कराया जा सकता है, मतलब एम को बाउंड नहीं किया जा सकता है डॉक्टर ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करके। ये रेस्टिट्यूशन का मतलब रिस्टोर करना, तो रेस्टिट्यूशन को अप्लाई करके उसको प्रेशराइज, उसको बाउंड नहीं किया जा सकता कि भाई तुमने बेच दिया तो मुझे लाके दो, नहीं। जब तक इसके पास है, इसके पोजेशन में है, तब तक रिकवर कर सकता है उसको, तब तक ये डॉक्टर ना लगा सकते हैं, तब तक रिकवर कर सकता है। लेकिन जिस मोमेंट बेच दिया, खत्म हो गया, अब उसके बाद उसे रिकवर नहीं किया जा सकता, ये है। इसको हम डिटेल, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। जैसे मैंने कहा कि जब हम डिस्कस करेंगे नेसेसिटीज वाला सेक्शन, सेक्शन 68 ऑनवर्ड्स, तो इस डॉक्ट्रिन को हम आराम से डिस्कस, डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल एक केस है, केस आप लोग लिख सकते हो। ये हेलो इस केस में लेस्ली वर्सेस शील, इंग्लिश का केस है। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन ओनली अप्लाइज टू गुड्स और प्रॉपर्टी, सिर्फ गुड्स, कोई सामान है या कोई प्रॉपर्टी उस पर अप्लीकेबल है, नॉट टू मनी। मतलब कोई मनी है अगर पास में, उसके पोजीशन में, उसके पास में कोई चीज माइनर के पास है, अगर कोई कैश है तो वो रेस्टिट्यूशन से रिकवर नहीं कराया जा सकता है, वो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है भाई कि आप कोर्ट में जाओ और बोलो कि मेरा है उसके पास पैसा, भाई अगर कोर्ट देखेगा अप्रोप्रिएट उसको कोई कंडीशन लगा के, तो फिर उसमें कॉम्पनसेशन के लिए कहा जा सकता है, वो सब अलग चीज है, लेकिन उससे बाउंड नहीं किया जा सकता है किसी माइनर को। ये हो गया पहला, एज ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब हमने माइनस के बने पढ़ा कि कौन कौन एप्लीकेबल माइनस में कब हो सकता है, कौन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, क्या 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 डॉक्ट्रिन्स हैं, सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट है माइनर का, वो हमने पढ़ा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट सेक्शन विच इज व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। हमने पहला पढ़ा था साउंड माइंड, क्या क्या कॉम्पिटेंसी थी सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, एज ऑफ मेजोरिटी और साउंड माइंड, यही चीजें थी। देखिए एज ऑफ मेजोरिटी देख लिया, अब आते हैं साउंड माइंड पे। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का है कब कहेंगे, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग
कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, साउंड माइंड, पहले तो साउंड माइंड का मतलब ही क्या हुआ, साउंड का क्या मतलब है? साउंड माइंड मतलब दिमाग बिल्कुल सही सलामत कंडीशन में है कुछ समझने के लिए, सोचने समझने के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जज करने के लिए, हो गया साउंड माइंड। उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोई चीज आप कितना जज कर सकते हो वो, ठीक है। तो कब कहेंगे कि साउंड माइंड का है? इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट इज केपेबल ऑफ, देखिए केपेबल ऑफ understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। पहला, capable of understanding, पहले तो उस चीज को अगर वो समझ पाता है तो ठीक है, साउंड माइंड का कब कहेंगे? capable of understanding and forming a rational judgment as to its effect upon him। पहले तो भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है उस चीज को समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग इट, एंड दूसरा फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिम, मतलब मुझ पे क्या असर पड़े। जैसे अगर कोई इंसान अनसाउंड माइंड का है, उससे कोई साइन करवा ले, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट उससे कर ले, जब कि वो कि वो लोगों को मर्डर, कि वो लोगों का मर्डर करेगा, ठीक है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर उससे करवा ले, तो क्योंकि वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, तो उसको अनसाउंड माइंड का है तो ही इज नॉट एबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट कि भाई क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, मुझसे क्यों साइन करवाया जा रहा है, उसको नहीं पता, वो समझ ही नहीं पा रहा है। ना ही उसको वो पता है कि वो जो करने जाएगा उसके ऊपर, उससे उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो किसी को किल करेगा, अगर किल करने के बाद फिर उससे उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। तो साउंड माइंड कब कहेंगे? एनी पर्सन इज हैविंग अ साउंड माइंड व्हेन द पर्सन इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई ये कह क्या रहे हैं, उन टर्म्स को समझ पाए अच्छे से, और उसके उसके ऊपर इफेक्ट क्या होंगे, उसके रैशनल जजमेंट, उसके ऊपर सही गलत समझ पाए वो, कि भाई उसके ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, उससे वो सही गलत समझ पाए। रैशनल जजमेंट मतलब सोच समझ के सही डिसीजन बनाना। तो कब कहेंगे कि साउंड माइंड का है? जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो ये दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो उसे कहेंगे साउंड माइंड का है, अदरवाइज अनसाउंड माइंड का है। दूसरा देखिए, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, नॉर्मली वो पागल होता है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, लेकिन कभी कभी उसे होश आता है, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, लेकिन जब वो ठीक ठाक हालत में है, जब वो समझ सकता है, जब उतने देर में वो, जितने देर में वो साउंड माइंड का है, उतनी देर में वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें उसकी कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, बिल्कुल उल्टा उसका देखिए, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अब वही चीज है कि यूजुअली साउंड माइंड का होता है, लेकिन कभी कभी अनसाउंड का पोस्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत अल्कोहल कंज्यूम करी है, अल्कोहल बहुत सारी कंज्यूम करी है, अब उस इंटॉक्सिकेशन की वजह से या बहुत ड्रग्स लिया हुआ है, उस उसकी वजह से, उसके इफेक्ट से दैट पर्सन इज नॉट एबल टू थिंक एंड मेक रैशनल डिसीजन टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस वक्त उससे कोई अगर पेपर साइन करा लेता है, उस वक्त कुछ साइन कर देता है, उस वक्त तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो अपने साउंड माइंड में नहीं था, वो अनसाउंड माइंड में था, और अनसाउंड माइंड में क्या क्या, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। जब वो इंसान होश में आता है, मान लीजिए 4 घंटे बाद अगर वो होश में आता है, उस समय जब वो साउंड माइंड का है, तब जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो थोड़ी देर के लिए, तो अगर एक घंटे के लिए आता है होश में, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड होगा। तो इंसान जब अगर उसकी दिमागी हालत ठीक है, बिल्कुल सोच समझ सकता है, उसके इफेक्ट समझ सकता है, उसको मतलब उसका समझ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और अगर ऐसा इंसान नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर कोई
साउंड माइंड का इंसान कोई कुछ साउंड माइंड का इंसान है, ओकेजनली अनसाउंड होता है, तो वो जब साउंड माइंड का है उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो एलिजिबल है। और बिल्कुल उसका उल्टा, कोई अनसाउंड माइंड का थोड़ी देर के लिए साउंड माइंड का होता है, तो जब थोड़ी देर के लिए साउंड माइंड का होता है उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और वो वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड। जैसे कि इलस्ट्रेशन, अ पेशेंट इन अ lunatic asylum at intervals of who is at intervals of sound mind may contract during those intervals। किसी को अगर दौरे आते हैं, वही लिख रहा है ना, who is at intervals of sound mind, अगर दौरे आते हैं तो जब वो ठीक है, पागलपन के दौरे आते हैं अगर साइलेंट में, तो जिस समय वो ठीक है उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो वैलिड मे एंटर ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ सेन मैन, बिल्कुल ठीक है, who is delirious from fever और who is so drunk, या तो तबीयत खराब होने से, बीमारी की वजह से he is not able to understand, not able to think, और who is so drunk या इतना ज्यादा ड्रंक है that he cannot understand the terms of contract। या तो बीमारी की वजह से वो इतना कमजोर हो गया कि इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उसके दिमाग प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, या ड्रंकन होने की वजह से इतना ज्यादा ड्रंक है कि इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और फॉर्म अ रैशनल जजमेंट as to its effect on his interest, cannot contract while such delirium or drunkenness lasts। जब तक वो उस स्टेट में है, या तो उस बीमारी के स्टेट में है या वो उस ड्रंकर्डनेस में है, जैसे ही उससे बाहर निकलेगा साउंड माइंड का, देन ही में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां से है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू, कंसेंट। अब हमने 10 में क्या क्या देखा था, देखिए 10 में हमारे एसेंशियल्स क्या क्या दिए हुए थे, देखिए वापस, कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहले फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, चलिए, अब नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड वाला जो है ये हम आगे पढ़ेंगे, दिया आगे आगे जब आप पढ़िएगा तो फिर कुछ अग्रीमेंट से जो कि एक्सप्रेसली कहा गया है कि ये वॉइड होते हैं, कुछ तो हमने देखे, जैसे माइनर के साथ देखा, ठीक है, फिर एक अनसाउंड पर्सन के साथ देखा, ठीक है, फिर डिसक्वालिफाइड जो होते हैं उनके साथ देखा, ये तो है, ये तो है ही है, इनके साथ तो वॉइड होगा, इनके अलावा भी बहुत सारे और कंडीशंस हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे वेजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे बहुत तरीके की और कंडीशंस है, मैरिज के रिस्ट्रेंट में, ट्रेड के रिस्ट्रेंट में, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, उनको ये वॉइड कहते हैं। ये हो गया। अब इन सब में से हमने कॉम्पिटेंसी डिस्कस कर ली, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे, कॉम्पिटेंट में हमने देखा कि भाई जो मेजर है और जो साउंड माइंड के हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, ये हो गया। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद फ्री कंसेंट। ठीक है, फ्री कंसेंट को समझने के लिए, कंसेंट मतलब फ्री कंसेंट, ठीक है, कंसेंट मतलब हाँ करना, सहमति, ठीक है, कंसेंट इज सहमति। तो वो कंसेंट जो फ्री है, मतलब आपकी मर्जी से दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा फ्री कंसेंट, मतलब जो आपने अपनी मर्जी से हाँ कराई, इसके लिए अपनी मर्जी से सहमति दी है। तो सबसे पहले फ्री कंसेंट को समझने के लिए जरूरी है कंसेंट समझना, सेक्शन 13 which talks about consent। So what is consent? अब देखिए क्या लिखा है section 13 में, two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। अगर हमें सेक्शन के एसेंशियल्स निकाले, सबसे पहले हो जाएगा टू और मोर पर्सन, सबसे पहले उसमें एक चीज लिखी हुई है, भाई दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, सबसे पहले दो, के बाद अग्री अपॉन द सेम थिंग, सेम चीज पे, ये जो दो या दो से ज्यादा लोग हैं वो सेम चीज पे अग्री करें, ये नहीं कि मैं कुछ और समझ रही हूँ, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, ऐसा नहीं, सेम चीज के लिए अग्री करें इन द सेम सेंस।
यही चीज लिखी है उसमें, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब एक ही चीज के बारे में सेम बात जब दोनों समझेंगे तो उसे कहेंगे कि दे आर कंसेंटेड। ठीक है, इसका एक मैगजीन है, कंसेंसस एड इडम, विच मीन्स, का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। मन मिलना मतलब विचार मिलना, मतलब मैं जो सोच रही हूँ सामने वाला भी वही सोच रहा है। इसीलिए, सॉरी, जब हमने डिस्कस किया एक्सेप्टेंस के बारे में, तो एक्सेप्टेंस और प्रपोजल में दोनों में आपको अगर याद हो तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि प्रपोजल हो या एक्सेप्टेंस हो, इट हैज टू बी इन वेरी क्लियर टर्म्स। उसके एक एसेंशियल्स थे, उसके एक इंपॉर्टेंट attributes थे कि it cannot be unclear, confusing और ambiguous, it has to be very certain, very clear, जो एक बार में समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये तो ये। तो कंसेंट वही कह रहा है कि भाई एक ही चीज पे अग्री अपॉन द सेम थिंग, सेम चीज पे सेम बात अगर दोनों पार्टी समझे तो कहेंगे कि भाई कंसेंट है। मीटिंग ऑफ द माइंड्स मतलब विचार मिल गए हैं। जैसे ए मान लीजिए, ए अगर कहता है बी को कि he wants to sell his car, ठीक है, A wants to sell his car, he says this to B। अब क्या है यहाँ पे कि भाई इसने सोचा इसके पास तीन गाड़ियां हैं, एक रेड है, एक व्हाइट है, एक ब्लैक है। तो इसने सोचा कि इसकी व्हाइट वाली कार जो है वो पुरानी हो गई है, तो ये व्हाइट वाली कार आके बेचेगा। एक के पास तीन कार है, रेड व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है। अब इसने पूछा एक्स से कि भाई मेरी कार लोगे। अब बिकॉज इसकी व्हाइट कार जो है ये पुरानी हो गई थी, तो ही वाज थिंकिंग कि वो अपनी व्हाइट कार बेचेगा, ए वाज। लेकिन एक्स जो है उसे हमेशा से इसकी ब्लैक वाली कार पसंद थी, तो एक्स ने सोचा कि अरे वाह मुझे तो हमेशा से कार पसंद थी ये, अब ये जब मुझको ऑफर कर रहे हैं तो व्हाई नॉट, मिले लेता हूँ। सो ही वाज थिंकिंग ऑफ सेलिंग डब्ल्यू व्हाइट कार व्हाइल ही वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग ब्लैक कार। दोनों अलग अलग चीजों के बारे में, तो सेम थिंग के बारे में बात नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे कंसेंसस नहीं बना, कंसेंट नहीं बना, क्योंकि सेम थिंग नहीं है। सेम चीज के बारे में ये लोग नहीं सोच रहे हैं, अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर जब सेम सेंस में सेम चीज के बारे में सोचेंगे तभी कहेंगे कंसेंट है, और वरना नहीं है। तब कहेंगे कि विचार मिले जब दोनों पार्टी एक ही बारे में एक ही बात सोचे। अब अगर यही जिस व्हाइट कार, अगर इसने क्लियर किया होता कि भाई मुझे मेरी व्हाइट कार बेचनी है, तो अगर एक्स को लेना होगा तो ये हाँ करता, अगर नहीं करूँ तो यहाँ कोई कंफ्यूजन होता है। इसे अगर लेना होगा तो ही वुड हैव सेड कि हाँ ठीक है आई विल बाय योर बाइक, यहाँ पे कंसेंट बनता। लेकिन क्योंकि ही डिड नॉट मेक इट क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन की वजह से देयर इज नो कंसेंट। कंसेंट मतलब दिमाग का मिलना, विचार का मिलना। तो ये हुआ। नाउ आते हैं अब कंसेंट। ये तो हमने समझा कि कंसेंट क्या है। कंसेंट को समझने के लिए मैक्सिम्स याद रखना बहुत जरूरी है। कंसेंसस एड इडम, इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। बस इतना ही याद रख लेने से पूरे कंसेंट का जिस समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज कंसेंट। अब आते हैं फ्री कंसेंट पे। ये तो हो गई कंसेंट की बात। अब कंसेंट और फ्री कंसेंट में अंतर क्या है? तो जब हम सेक्शन 14 पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई कंसेंट फ्री कब नहीं होता। सेक्शन 14 देखिए, फ्री कंसेंट डिफाइंड, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। जब इन सबसे कॉज नहीं किया गया है तब कंसेंट कहेंगे फ्री है। ठीक है, किन किन कंडीशन है? तो यहाँ पे 5 कंडीशन ले डाउन कर
रखे हैं इस सेक्शन में, यहाँ पे बताया गया है कि इन कंडीशंस में सिर्फ यही कंडीशन है जब कहें कि ये कंसेंट फ्री नहीं है, इसके अलावा इन सब से जब कॉज नहीं होगा तो बाकी सारे कंडीशंस में कंसेंट फ्री है। if caused by all these five, caused by these five factors, consent not free। जब इन पांच से हुआ तो कंसेंट फ्री नहीं है, इसी में नॉट कॉज्ड बाय दीज फाइव फैक्टर्स कंसेंट फ्री। ठीक है, तो ये उल्टा है, अगर इनसे कॉज होगा तो कंसेंट फ्री नहीं है, इनसे कॉज नहीं होगा तो कंसेंट फ्री है। अब इनसे क्या, ये जो पांच कंडीशंस हैं जो फ्री कंसेंट के लिए दे रखे हैं वो है कोर्जन, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake। इन पांच चीजों से, ये पांच जो ग्राउंड्स है, ये पांच जो फैक्टर्स हैं, caused by these five, caused by any of these five, consent not free, not caused by these, consent free। मतलब ये पांच जो कंडीशंस हैं, इनसे कॉज अगर हो रहा है तो कंसेंट फ्री नहीं है, इनसे नहीं कॉज हो रहा है तो कंसेंट फ्री है। वही चीज यहाँ लिखी है, कंसेंट फ्री, फ्री कंसेंट डिफाइंड, consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे इन सेक्शंस को। सबसे पहले कोercion, कोercion क्या होता है? अब देखिए सेक्शन 15 जो है, कोercion का जनरल जो मीनिंग है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो होता है थ्रेटन करना, डराना धमकाना, ये कोercion, प्रेशर बनाना, डराना धमकाना, कुछ भी। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है? कोercion इज द कमिटिंग, कमिट करना, और थ्रेटनिंग टू कमिट। ठीक है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, या तो कमिट कर दिया, कमिट करने के लिए धमकाना। ठीक है, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, तो अब आईपीसी नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीएनएस हो जाएगा। मतलब बीएनएस उसमें चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अब आईपीसी नहीं है तो आईपीसी की बात नहीं करेंगे, हम आईपीसी की जगह बीएनएस हो जाएगा। एनी एक्ट नाउ बीएनएस, सेक्शन में चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आईपीसी ही नहीं है, अब आईपीसी को बीएनएस ने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे अब आईपीसी ने बीएनएस के अंडरस्टैंडिंग से होगा। और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी, एनी property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into agreement।
any property with intention to enter into agreement, इसे क्या कहेंगे? कोएर्शन कहेंगे। अब देखिए कोएर्शन समझने वाली बात है यहाँ पे क्या कह रहा है। कोएर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। कुछ किया, कमिट इज होना, थ्रेटनिंग टू कमिट, थ्रेटन मतलब धमकाना, तो कुछ करना या करने के लिए धमकाना, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। ठीक है, पहली चीज तो आईपीसी में क्या फॉरबिड किया हुआ है? आईपीसी में क्रिमिनल ऑफेंसेस फॉरबिड किए हुए हैं। अब बीएनएस में क्रिमिनल ऑफेंसेस जो कि अगेंस्ट पर्सन हो सकते हैं, अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ करना या करने के लिए धमकाना, कुछ ऐसा जो कि आईपीसी में फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मना है। ठीक है, कुछ करना या करने के लिए धमकाना जो कि आईपीसी में मना है। और अनलॉफुल डिटेनिंग, अनलॉफुल तरीके से डिटेन करके, डिटेन मतलब कब्जा करके, बांध के रख लेना। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, अनलॉफुल तरीके से डिटेन करना या डिटेन करने की धमकी देना एनी प्रॉपर्टी। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे पर्सन के अगेंस्ट, ये देखिए कमिटिंग अ थ्रेट, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, ये हो गया अगेंस्ट पर्सन, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी हो गया अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, to the prejudice of any person whatever with the intention of forcing any person to enter into agreement। मतलब कि उसको डरा धमका के उसकी किसी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती रख के अपने पास अगर किसी से जबरदस्ती एग्रीमेंट में साइन करवाने की कोशिश करी जाए इस इंटेंशन से। मान लीजिए कि अ रिलेटिव ऑफ माइंड, फॉर एग्जांपल अ सिस्टर ऑफ माइंड, ठीक है, मेरी किसी बहन को किडनैप कर लिया गया एंड द पर्सन किडनैपिंग माय सिस्टर सेड बहन को कमिटिंग और थ्रेटनिंग ऑफ एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, किडनैपिंग की गई, माय सिस्टर हैज बीन किडनैप्ड, तो दिस एक्ट इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। ये हो गया पहला एसेंशियल। ठीक है, क्या इंटेंशन से? इंटेंशन ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट। इसलिए मुझे किडनैप करने के बाद मेरी बहन को मुझसे कहा जाता है कि इफ यू डोंट साइन दिस अग्रीमेंट, उसको किसी तरीके का हार्म पहुंचाया जा सकता है। तो ये, या किसी की प्रॉपर्टी में घुस गए, घुस के उससे जबरदस्ती उसके गन पॉइंट पे यू पुट दैट पर्सन ऑन अ गन पॉइंट, बोला कि अगर आप इस पेपर्स पे नहीं साइन करोगे तो आपका घर तोड़ देंगे। ठीक है, तो उस पे किसी तरीके के उसको धमकाना, उसको कब्जे में रख लेना, ऐसे किसी पर्सन या किसी प्रॉपर्टी कुछ को भी अगर ऑफेंस करना या कमिट करने की धमकी देना या अनलॉफुली प्रॉपर्टी को डिटेन करना या करने की धमकी देना, किस इंटेंशन से? सो दैट एग्रीमेंट में एंटर किया जाए, तब उसे क्वेश्चनिंग, मतलब डराना धमकाना, कुछ करने के लिए या करने की कुछ करने के लिए या करने की धमकी देना किसी पर्सन के या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, या प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेना अनलॉफुल तरीके से, ये सब आएगा कोएर्शन में। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? इंटेंशन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, टू एंटर इनटू अग्रीमेंट। डराना धमकाना, किसी पर्सन को किसी तरीके से धमकी देना कि उसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हो, ये किया जा सकता है। या फिर प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेना अनलॉफुल तरीके से कि जब तक आप नहीं करोगे मैं आपका प्रॉपर्टी रिलीज नहीं करूंगा, आपकी कोई चीज जो भी, तो वो इस तरीके से इसको कोएर्शन भी कहेंगे। ये हो गया कोएर्शन। ठीक है, बस सिंपल सी बात है कि डरा धमका के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए उसको कन्विंस करना, किसी के गन पॉइंट पे हो सकता है, या जबरदस्ती कुछ भी किसी भी तरीके से उसको धमकाना। थ्रेटन वर्ड देखिए बार बार यूज किया गया है, थ्रेटन इज धमकाना, धमकी देके कुछ करवाना, वो हो जाएगा कोएर्शन। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं सेक्शन 16 पे, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस से लेके आगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इसके बाद वॉइड अग्रीमेंट्स, ये सारे जो हैं हम अगले लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे। आई होप कि हमने अब तक जितना डिस्कस किया है, मैंने आज 10 to 15 5 सेक्शन डिस्कस किए इसके साथ।
एक दूसरा टॉपिक जो कि सेक्शंस में नहीं दिया हुआ है, पर विच इज but that topic is very important for you to understand, which is intention to enter into legal relationship, उसको डिस्कस किया। तो हमने आज क्या क्या चीजें डिस्कस करी हैं। सबसे पहली चीज की इंटेंशन क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो। उसके बाद कंसेंट क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, कोअर्जन क्या होता है, कॉम्पिटेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें हमने आज समझी। इसके साथ ही हमने कुछ केसेस देखे, हमने इंपॉर्टेंट केस देखा। फिर हमने और क्या केसेस देखे, हमने लेस्ली वर्सेस शील का केस देखा, हमने गेरिया गप्पा वर्सेस बेलेंगोड़ा वाला केस देखा। ये सारी चीजें जो कि डॉक्टर ऑफ एस्टॉपल से रिलेट करके हमने डॉक्टर ऑफ एस्टॉपल को डिस्कस किया, माइनर्स के अगेंस्ट, जिसमें कि ये बात कही गई है डॉक्टर ऑफ एस्टॉपल में कि भाई माइनर के अगेंस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। डॉक्टर ऑफ एस्टॉपल का सिंपल मतलब ये हुआ कि वो उससे आप बाउंड हो जाते हो, जो टर्म्स है उससे, लेकिन क्योंकि इट इज entered into by a minor and the purpose of not making that doctrine applicable on minor is to give them absolute immunity, क्योंकि the law presumes believes कि भाई उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए उनको इम्यूनिटी दी गई है, even if they lie about this about their age। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं ये पूरा फ्री कंसेंट वाला जितना टॉपिक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ये सारा कुछ कंप्लीट करना है। अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद मिस्टेक आ जाएगा, फिर इसके बाद आता है कि इनका इफेक्ट क्या होता है, जैसे देख सकते हैं सेक्शन 19 जो है बहुत ही अवॉइडेबिलिटी की बात करता है। इसके बाद क्या के सेक्शंस कुछ जो है वो बात करेंगे वॉइड अग्रीमेंट्स के। तो हमने जहां पे जब पढ़ा था एक्सप्रेसली वॉइड, जहां पे हमने पढ़ा था भाई कि अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या है कि शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, तो वो क्या है वो चीज भी हम आगे देखेंगे। हालांकि हमने कुछ चीजें तो देख ली माइनर के केस में, अनसाउंड के केस में, ये सारी चीजें हमने देख ली डिसक्वालिफाइड के केस में, लेकिन कुछ और एक्सप्रेसली जो है वो हम आगे देखेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर्स एंड आई होप यू एंजॉयड। आप कीप स्टडी एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।